मैं निपुण आलम बैन आज साथ में हूँ डॉक्टर बीवी सिंह जी के, जो भूगोल तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। सर से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे भूकंप आदि आते रहते हैं, तो ये भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है सर? भूकंप आने का मुख्य कारण है उस सतह पर जितनी प्लेटें हैं, इनमें एक संचलन प्रक्रिया की तरह होता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि स्थल मंडल के नीचे एक परत पाई जाती है जिसको दुर्बल मंडल कहते हैं। उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं और रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण असीमित मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और यह ऊर्जा समवहनी तरंगों के रूप में चारों तरफ बिखरती है। तो कई प्लेटों से टकराने के बाद इसमें अभिमुखी संचलन होता है, कहीं अपमुखी। इस कारण ये प्लेटें एक दूसरे से कहीं दूर होती हैं, कहीं टकराती हैं। अगर प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसे विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। जैसे यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट की टक्कर हिमालयी जोन में होती है। इसके कारण यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है और पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पर विकसित हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर अक्सर हलचलें देखी जाती हैं। और इस हलचल के कारण ही पिछले वर्ष 26 अप्रैल 2015 को भयंकर भूकंप नेपाल में आया और अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसी हलचलें देखी जा रही हैं। इसकी का कारण मुख्य यह है कि जब प्लेटों में टक्कर होती है तो असीमित मात्रा में ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होती है, उसके कारण ये टक्कर देखी जाती है। कहीं कहीं जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसको कहा जाता है अपसरण, वहाँ भी कंपन होते हैं, लेकिन वहाँ कंपन अपेक्षाकृत हल्के आते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में प्लेटें अपसरित होती हैं, वहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है इलास्टिक रिबाउंड, हिंदी में प्रत्यास्थ पुनঃसंचलन। जब इलास्टिक रिबाउंड होता है तो दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हटने के पश्चात एक दूसरे की ओर तीव्र गति से आती हैं, तो वहाँ तीव्र हलचल होते हैं। और ऐसे हलचल जहाँ देखेंगे, जैसे कि लातूर के भूकंप में 1993 में, लातूर के भूकंप में कैलिफोर्निया में भी देखे गए और जापान के सागामी घाटी में भी ऐसे भूकंप आते रहते हैं। तो जिसका मुख्य कारण क्या हुआ? प्लेटों में संचलन, जिस पर विशुद्ध रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, मानव का कोई बस नहीं, लेकिन मानव आपदा प्रबंधन के द्वारा इससे बचाव अपना कर सकता है। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये कितनी तीव्रता का जो भूकंप होता है वो प्रलयकारी या हानिकारक होता है? सामान्यतः ये माना जाता है कि 7 से अधिक का तीव्रता का भूकंप प्रलयकारी होता है, लेकिन कंपन 5 के बाद ही हम महसूस करने लगते हैं। लेकिन 7 से अधिक का अगर भूकंप आता है तो वो प्रलयकारी होगा। जहाँ तक हिमालयी क्षेत्र है, तो हिमालयी क्षेत्र में अगर 6 से ऊपर का भी भूकंप है तो वो प्रलयकारी हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कि हिमालयी क्षेत्र एक कमज़ोर भूसतह से बना हुआ है, अत्यधिक उत्थपित है, तो इस तरह से ये कमज़ोर है। तो हल्के भूकंप के कारण यहाँ भूस्खलन या बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हो सकती है, इसलिए यहाँ इन क्षेत्रों में खतरनाक हो सकता है। तो सर हम पूरे भारत की बात करें तो उत्तर भारत या साउथ इंडिया या पूर्वोत्तर या पश्चिम की ओर किधर ज़्यादा आप मानेंगे कि? हिमालयी पेटी, पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालयी पेटी काफ़ी संवेदनशील है। जहाँ तक प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का, तो ये अपेक्षाकृत कम संवेदनशील क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगर यहाँ पर इलास्टिक रिबाउंड हुआ, तो भूकंप तीव्र आ सकते हैं, जैसे कि 1993 में लातूर के भूकंप में देखा गया। लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव हिमालयी क्षेत्र ही है, क्योंकि ये दोनों प्लेटों के एक संक्रमणीय जोन पर स्थित है। सर ये बताइए कि अगर हम लोग सिटीज़ की बात करें तो कुछ मुख्य हमको 5 सिटी बताइए जहाँ पर इकोनॉमिकल जोन ज़्यादा है। जैसे दिल्ली की हम बात करें तो? हाँ, दिल्ली है, शिमला है, देहरादून, इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं बेसिकली सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मध्य भारत की बात करें सर? मध्य भारत में अगर देखा गया तो कोई सच ऐसा जोन नहीं है कि जहाँ पर तीव्र भूकंप आए। राजस्थान भूकंप संभावित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी पिछले 2007 से अगर देखा जाए तो कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके विषय में कहा गया कि यहाँ पर एक भ्रंश हुआ करता था, अभी भी है, जो चंबल नदी के सहारे चलता है। लेकिन 2008-9 में अहमदाबाद से लेकर जोधपुर होते हुए एक नए भ्रंश का निर्माण हुआ, जिसके कारण यहाँ कंपन हुई। लेकिन कंपन यहाँ पर तीव्र नहीं हो सकते हैं। कारण इसका है कि अरावली से पश्चिम वाला क्षेत्र जो है
तैथिस सागर का अवशिष्ट पार्ट है, जहाँ पर अनेक छोटे छोटे फॉल्ट बने हुए हैं। तो ऊर्जा यहाँ से क्या होती है, समान रूप से निकलती रहती है। हाँ, हल्के फुल्के कंपन आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि विनाशात्मक भूगोल आए, सॉरी वह काफ़ी हानिकारक है। हानिकारक है। सर, अगर लेकिन इसके दक्षिण में अगर देखते हैं, जो कच्छ वाला क्षेत्र है, तो कई भ्रंश से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर अगर भूकंप आएगा तो वो विनाशकारी होगा, जैसे कि 2001 में देखा गया था। सर, एक प्रश्न लास्ट पूछना चाहूँगा कि अगर भूकंप आ जाए तो आम पब्लिक को क्या करना चाहिए, आप क्या राय देंगे? देखिए, भूकंप आ जाए उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत 3 चरण हम ले सकते हैं। एक तो आपदा से आने से पहले का प्रबंधन, आपदा के समय का प्रबंधन और आपदा के बाद का प्रबंधन। तो जहाँ तक प्रश्न है कि आपदा से पूर्व का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इसमें हमें वैज्ञानिक संस्थाओं से मिलने के बाद एक क्षेत्र, संभावित क्षेत्र का डिमार्केशन कर लेना चाहिए कि कौन से क्षेत्र क्या हैं, अत्यधिक संवेदनशील हैं, कौन कम संवेदनशील है। तो जहाँ तक प्रश्न है कि अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र जैसे हिमालयी क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र या संवेदनशील क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर आपदा से पहले का एक प्रबंधन लेना होगा। उसमें ये होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को इस संदर्भ में एक जागरूकता अभियान के तहत उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए कि भूकंप आएंगे तो हमें क्या करने हैं। और इससे तो बेहतर ये होता अगर सरकार के पास या लोगों में जागरूकता है तो उन क्षेत्रों में बसाव प्रक्रिया ही रोक दिया जाए। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में असंभव है। तो वहाँ पर सबसे पहले लोगों में जागरूकता ये होनी चाहिए कि जहाँ भी ये निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो इतने जागरूक हों कि वहाँ पर भूकंप रोधी तकनीकी का उपयोग किया जाए। जी बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, जितने भी विकासात्मक कार्य कर रहे हैं, जैसे संचार व्यवस्था, टेलीग्राफ लाइन हो या इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो या अंडरग्राउंड हो। और एक प्रश्न क्या ये सुझाव है मैं देना चाहूँगा कि उन क्षेत्रों में जो अत्यधिक संवेदनशील हैं, वहाँ पर स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। अक्सर हम देखते हैं डिजास्टर के समय कि डिजास्टर आ गया चेन्नई में, तो मिलिट्री या डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो दिल्ली से बुलाई जाती है, जो कि अव्यवहारिक। अगर स्थानीय स्तर पर अगर हम टास्क फोर्स का निर्माण करते हैं तो उसमें कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक तो लोकल स्तर पर वो अवेयर करेंगे लोगों का, दूसरे में आने जाने में खर्च नहीं होगा, और तीसरा कि अगर कुछ नवयुवकों को वहाँ अगर सम्मिलित कर दिया गया तो उनको एक सरकारी रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि सर कुछ गैर सरकारी संगठनों में इसमें रोल लिया जा सकता है। हाँ, एनजीओ को भी हम शामिल कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से। जी सर। तो सर मान लीजिए भूकंप आ गया, उस समय क्या हमको स्टेप उठाना चाहिए? भूकंप जब आ जाए तो उस समय कई मेजर लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये करना है कि जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले हम पहुँचने के बाद पहला कार्य होना चाहिए कि जितना मलबा है, मलबा में जो दबे लोग हैं या वहाँ बचे लोग हैं, उनको तुरंत क्या किया जाए, बाहर कर लिया जाए। इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण ये होगा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो चुकी कि लोग उसमें दबे हुए, कई की मौत हो गई, पशु भी मरे हुए, आदमी भी। तो इनका तुरंत बिना किसी इंतजार का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि अगर महामारी कि नहीं तो फिर महामारी फैल सकती है। इसके साथ साथ जो हमारे समाज में एक देखा गया कि हमारा समाज तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कई जगह जैसे उत्तराखंड की तरह से में देखा कि लोग क्या करते हैं, होर्डिंग करते हैं, जमाखोरी। ऐसे तत्वों को, जिसे असामाजिक तत्व भी कहा जा सकता है, इनको तुरंत कंट्रोल किया जाए किसी भी तरीके से कि आई हुई आपदा के अंतर्गत जो विषमताएं आई हैं उसका ये फायदा न उठा पाए। इसके बाद संचार व्यवस्था तुरंत बहाल कर दिया जाए। ये सब किया जा सकता है। ये चर्चा थी हमारे साथ डॉक्टर बीवी सिंह जी के साथ में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद सर आपका भी, और आप सभी सुनने वालों का भी धन्यवाद।